बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि अगर हमें किसी कॉनिक की इक्वेशन गिवन हो और उस कॉनिक के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Students, this is problem number 1 of exercise 6.7. Statement is, find equations of the tangent and normal to each of the following at the indicated point. Students, इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, साथ उस कॉनिक का एक पॉइंट हमें गिवन है। हमें उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट देखें। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश, ये पैराबोला है। ये किस किस्म का पैराबोला है? द आंसर इज, ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जरा देखें, ये किस किस्म का पॉइंट है? शाबाश, टी इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है? द आंसर इज टी पैरामीटर है। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं बुनियादी तौर पर इस पैराबोला के लिए। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखें। ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश, ये एलिप्स है। इसका सेंटर ओरिजिन पर, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर। स्टूडेंट्स, यहां पर ये इस एलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। थीटा यहां पर पैरामीटर है। x इज इक्वल टू a कोसाइन थीटा और y इज इक्वल टू b साइन थीटा इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। अब यहां पर अगर आप आ जाएं तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। किस हाइपरबोला की? जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर भी थीटा पैरामीटर है। x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा पैरामीट्रिक इक्वेशन है और दूसरी y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा पैरामीट्रिक इक्वेशन है। यानी ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं इस हाइपरबोला के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले सॉल्व करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। हमें इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि किसी भी कॉनिक का अगर एक पॉइंट आपको गिवन हो तो हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं। हमने बेसिकली 3 मेथड्स डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड हमारा बेसिकली कंसेप्चुअल मेथड है। दैट इज कि हम डिफरेंशिएट करें कॉनिक की इक्वेशन को। कॉनिक की इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो उस कॉनिक के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेगी जनरली। जब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट हमें गिवन होगा, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की हमें स्लोप मिल जाएगी। जब हमें स्लोप मिल जाएगी, पॉइंट हमारे पास पहले मौजूद होगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की मदद से हम उस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें नॉर्मल के बारे में ध्यान में रखना है कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ नॉर्मल ये एक ही चीज है। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट तो मिल गया, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वही पॉइंट ऑफ नॉर्मल होगा। यानी यहां पर ये जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो इसी पॉइंट से नॉर्मल गुजरेगा, यानी यही पॉइंट ऑफ नॉर्मल है। अब हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए। अभी हमने बात की कि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। सो टेंजेंट की स्लोप का अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ नॉर्मल पहले हमारे पास मौजूद, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की मदद से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेंगे। ये है एक मेथड। स्टूडेंट्स, हमने इसी कंसेप्चुअल मेथड को बेस बनाकर फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। जी, आपको याद होने चाहिए। कुछ जो सर्कल के लिए इनफैक्ट फॉर्मूलाज थे वो हमने एक्सरसाइज 6.2 के साथ ड्राइव किए थे और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज ड्राइव किए। स्टूडेंट्स, अगर आप वो फॉर्मूलाज याद कर लें तो उन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी मेथड जो हमने डिस्कस किया वो उसी डिफरेंशिएशन प्रोसेस को बेस बनाकर कुछ रिप्लेसमेंट्स बनाई गई। अगर आप वो रिप्लेसमेंट्स याद कर लें
तो उनको बेस बनाकर भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को देन देखते हुए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये रिप्लेसमेंट्स याद करें, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये सबसे आसान है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए। अब वो रिप्लेसमेंट्स क्या थी हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी कॉनिक की इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो तो आपने 5 रिप्लेसमेंट्स याद रखनी है। अगर आपकी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर टर्म मौजूद है तो उसको रिप्लेस कर दें एक्स एक्स वन से। ये जो x1 है ये उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का x कोऑर्डिनेट होगा। y स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दें, अगर y स्क्वायर टर्म हो तो उसे रिप्लेस कर दें y1 से। y1 उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपके पास x टर्म मौजूद हो, x टर्म जिसमें सिंगल x आ रहा हो, बाकी उसके साथ उसका कोएफिशिएंट हो सकता है, x को आप रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से। अगर y वाली टर्म मौजूद हो तो y को आप रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से। और अगर xy टर्म मौजूद हो, यानी ऐसी टर्म जिसके अंदर x भी मौजूद हो और y भी मौजूद हो, तो उस xy को आप रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाय 2 से। स्टूडेंट्स, ये रिप्लेसमेंट करने के बाद x1 की जगह पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का x कोऑर्डिनेट और y1 की जगह पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट पुट करने से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर जो है मैं इसको फॉलो करते हुए आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। गिवन इक्वेशन इज y square is equal to 4ax and point is 80 square, 280। हम हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर इक्वेशन के अंदर y स्क्वायर टर्म मौजूद है, हम इसको रिप्लेस करेंगे y1 से। और x टर्म मौजूद है, इसको हम रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से। हम ये लिखेंगे रिप्लेस y स्क्वायर बाय y1 x बाय x प्लस x1/2। y1 इज इक्वल टू 4a, x की जगह पर आ गया x प्लस x1/2। अब इसे करेंगे हम सिंप्लीफाई। y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ये स्टूडेंट्स इनफैक्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का फॉर्मूला आ चुका। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं। x1 की जगह पर हम पुट करेंगे 80 स्क्वायर, चूंकि ये हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है, इस पॉइंट से गुजर रहा है हमारा टेंजेंट। और y1 की जगह पर हम पुट करेंगे 280। पुट x1 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 280। y1 की जगह पर स्टूडेंट्स आ गया 280 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a x प्लस x1 की जगह पर आ गया 80 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हमने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये है टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट होती है एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में फाइनली लिखना चाहिए। यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ ATY इज इक्वल टू 2AX प्लस 2A स्क्वायर T स्क्वायर। अब इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, 2AX माइनस 2ATY प्लस 2A स्क्वायर
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन जरा देखें, शाबाश जी। 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसके अलावा a कॉमन लिया जा सकता है। 2a कॉमन लिया, यहां पर आ गया x माइनस टी वाई प्लस a टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दोनों के अंदर अननोन मौजूद हैं। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक जरूर 0 है। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं 2a इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से 2a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0। क्या a इज इक्वल टू 0 हो सकता है? शाबाश। कॉनिक कौन सा था? द आंसर इज पैराबोला। पैराबोला के अंदर a होता क्या है? शाबाश। पैराबोला के अंदर a होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू फोकस या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। इस डिस्टेंस के 0 होने का मतलब क्या है कि फोकस भी वर्टेक्स पर आ गया और डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी पास कर रही है वर्टेक्स से। स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये हो गया तो फिर पैराबोला ड्रॉ नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर पैराबोला। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर पैराबोला। ये पॉसिबल नहीं है। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जनरल फॉर्म में, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मालूम करनी है। हम यहां हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ऑफ नॉर्मल मौजूद है, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ही गुजरता है हमारा नॉर्मल। सो नॉर्मल का पॉइंट मौजूद है। नॉर्मल की स्लोप अगर हमें मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की मदद से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब नॉर्मल की स्लोप हमारे पास कैसे आएगी? शाबाश। नॉर्मल का टेंजेंट के साथ क्या ताल्लुक होता है? द आंसर इज नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लें तो उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी हमारे नॉर्मल की स्लोप। सो इस इक्वेशन को देखकर हमें टेंजेंट की स्लोप मालूम करनी है। हम ये लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 में सीखा था कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में मौजूद हो तो उस इक्वेशन को देखकर हम लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। शाबाश। क्या कंसेप्ट था हमारा भला? रिकॉल करें जी। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये उस सूरत में कंसेप्ट आप यूज करेंगे जब इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन होगी या कम से कम x और y वाली टर्म्स इक्वल के एक जानिब होंगी। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस t। ये आ गई स्लोप 1/t। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी -t परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स चूंकि नॉर्मल इसी पॉइंट से गुजर रहा है सो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। एज नॉर्मल इज पासिंग थ्रू AT स्क्वायर टू AT, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस 2AT इज इक्वल टू m की वैल्यू है -t, x माइनस x1 की वैल्यू है AT स्क्वायर। y माइनस 2AT इज इक्वल टू -tx प्लस AT क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी tx
प्लस वाई माइनस 2at माइनस at क्यूब इज इक्वल टू 0। is इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी मजीद तफसील बताता हूं आपको इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के हवाले से। स्टूडेंट्स हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी, हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, साथ हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। अब स्टूडेंट्स पैरामीटर था हमारे पास t। स्टूडेंट्स आप उस पॉइंट के अंदर t की कोई सर्टेन वैल्यू पुट करें, फर्ज करें कि आप वहां पर t की वैल्यू पुट कर दें 1। अब 1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास एक x कोऑर्डिनेट आपको हासिल होगा, एक y कोऑर्डिनेट हासिल होगा। स्टूडेंट्स उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपने मालूम करनी है तो स्टूडेंट्स आप यहां पर भी t की वैल्यू 1 पुट कर दें। यहां पर t की वैल्यू 1 पुट करने से आपको उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, और यहां पर t की वैल्यू 1 पुट करने से आपको उस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है टेंजेंट के लिए और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है नॉर्मल के लिए, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें जो पॉइंट गिवन था उसके अंदर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे। सो उसकी बेस पर जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हासिल हो रही है, ये बुनियादी तौर पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हैं इस सर्टन पैराबोला के लिए। आप t की वैल्यूज बदलते रहें, आपको डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं थर्ड पार्ट। इसका सॉल्यूशन समझने के बाद सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। इक्वेशन हमें गिवन है हाइपरबोला की। गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और पॉइंट है हमारे पास a सीकेंट थीटा b टेंजेंट थीटा। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, थीटा इसमें पैरामीटर है। अब हम पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारे पास यहां पर x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। x स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होती है x(x1) और y स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होती है y(y1). हम यहां लिखेंगे रिप्लेस x स्क्वायर बाय x(x1) y स्क्वायर बाय y(y1). x(x1) ओवर a स्क्वायर माइनस y(y1) ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स x1 की जगह पर हम पुट करेंगे सीकेंट थीटा और y1 की जगह पर हम पुट करेंगे b टेंजेंट थीटा। उससे पहले हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इस डिनोमिनेटर से हमारी चांद छूट जाएगी। मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम बन रहा है लेफ्ट साइड पर। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा x(x1) a स्क्वायर के साथ कैंसिल b स्क्वायर माइनस y(y1) b स्क्वायर के साथ कैंसिल a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं x1 और y1 की जगह पर कोऑर्डिनेट्स। पुट x1 इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y1 इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। एक्स बी स्क्वायर x1 की जगह पर आ गया a सीकेंट थीटा माइनस y a स्क्वायर
y1 की जगह पर आ गया b टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। हमारे पास यहां पर मिल रहा है x a b स्क्वायर सीकेंड थीटा माइनस y a स्क्वायर b टेंजेंट थीटा। अब इसको उठा के अगर हम लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये आ गया माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, देखें जरा। ए बी यहां पर भी है, ए बी यहां पर भी है और ए बी यहां पर भी है। हम ए बी कॉमन ले सकते हैं। ए बी कॉमन लेते हैं, यहां पर हमारे पास आ गया एक्स बी सीकेंड थीटा माइनस वाई ए टेंजेंट थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो फैक्टर्स, एक ये फैक्टर और ये है एक दूसरा फैक्टर ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इन दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है। हम यहां पर दो केसेस बनाते हैं, ए बी इज इक्वल टू 0 और एक्स बी सीकेंड थीटा माइनस वाई ए टेंजेंट थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ए और बी हाइपरबोला के लिए इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं हो सकता। हम यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यानी ना ए 0 हो सकता है हाइपरबोला में, ना बी 0 हो सकता है। नॉट पॉसिबल फॉर हाइपरबोला, ये पॉसिबल नहीं है। और ये है हमारे पास इनफैक्ट टेंजेंट की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर रिफाइन फॉर्म में जरा लिखते हैं। फर्दर रिफाइन फॉर्म में मेरी मुराद ये है कि मैं जिस तरह जनरल इक्वेशन लिखी जाती है उस अंदाज में इसे लिख रहा हूं, बी सीकेंड थीटा। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये बुनियादी तौर पर x का कोएफिशिएंट है। x को मैं लिख रहा हूं यहां पर इस अंदाज में, x का कोएफिशिएंट है बी सीकेंड थीटा माइनस ए